नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। 5 बजे 5 एंकर तैयार हैं 25 बड़ी खबरों के साथ। और 25 बड़ी आज की खबरें इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। लोकतंत्र के सबसे बड़े तंत्र जो पर्व है, उस पर्व की तारीखों का ऐलान हो गया है और कब कब इलेक्शंस होंगे, ये तमाम जानकारियां इलेक्शन से जुड़ी हुई हम पांचों आपको इस बुलेटिन में देंगे। 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा आज हो गई है। दिल्ली के विज्ञान भवन में मुख्य चुनाव आयुक्त ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसी से जुड़ी हुई तमाम अहम खबरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और फिलहाल पहले चरण में 19 अप्रैल को होना है। एक सीट है, उस पर आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ की पहले बात। और पहला चरण 19 अप्रैल, सीट है एक, टोटल सीट 11, आपको बारी बारी से बताएंगे। अब आ जाते हैं दूसरे चरण। 26 अप्रैल कांकेर, महासमुंद, राजनांदगांव, बड़ी कांटे की टक्कर यहां पर। उसके बाद आ जाइए तीसरा चरण, 7 मई बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, कोरबा, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर, यानी ये जोड़ेंगे तो कितनी होगी, 7। और अब आ जाइए पहला चरण 19 अप्रैल, एक सीट बस्तर, छत्तीसगढ़ की पहले बात कर लेते हैं। अब दूसरे चरण की, ये 26 अप्रैल, 3 सीट कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव। और फाइनली अंतिम चरण छत्तीसगढ़ के लिए, अंतिम चरण ध्यान दीजिएगा, 7 मई, 7 सीट बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, कोरबा, सरगुजा, रायगढ़ और जांजगीर। ये वो 7 सीटें हैं जो 7 मई को यहां पर वोटिंग होनी है। तो चलिए एक एक करके आपको हम बता दें कि हमने पूरे ही भारत को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा है और जो हम 5 यहां पर एंकर्स हैं, हर एक भाग का आपको पूरा विश्लेषण बताएंगे। शुरुआत करते हैं मध्य भारत से। तो मध्य भारत में कुल 2 राज्य हैं जहां लोकसभा की 40 सीटें हैं। मध्य भारत में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आते हैं। दोनों राज्यों के बारे में अब आप देखिए विस्तार से। और देखिए हम आपको बता भी रहे हैं, मध्य प्रदेश की चुनाव की तारीख, पहला चरण है 19 अप्रैल, 6 सीट, सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा। यहां पर पहले चरण में 6 सीटों को मतदान होगा, यानी कि 19 अप्रैल पहला चरण। और उसके बाद है 26 अप्रैल दूसरा चरण, 7 सीट है टीकमगढ़ की, दमोह की, खजुराहो की, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल की। 26 अप्रैल को दूसरा चरण, 7 सीट। और ये 7 सीट कौन सी है वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और फिर तीसरा चरण है 7 मई, 8 सीट, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल और राजगढ़। ज्यादातर इसमें ग्वालियर चंबल संभाग की सीटें हैं और उसके अलावा बुंदेलखंड की सागर है, विदिशा है, भोपाल और राजगढ़ है। 7 मई को 8 सीटों पर यहां पर मतदान होना है तीसरे चरण का। चौथा चरण है 13 मई को, 8 सीटें देवास, उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, रतलाम, धार, खरगोन और खंडवा। मालवा निमाड़ की ज्यादातर सीटें कवर की गई है चौथे चरण में, यानी कि 13 मई 8 सीट देवास, उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, रतलाम, धार, खरगोन और खंडवा। यानी कुल मिला के आकांक्षा 4 चरणों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव संपन्न हो जाएगा। लेकिन 7 चरण में चुनाव है, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है तो वहां 7 चरणों में चुनाव हो रहा है। लेकिन अब आमने सामने छत्तीसगढ़ में कौन है, ये आपको हमारे राहुल सिन्हा जी बताएंगे। बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ में 3 चरण में मतदान होंगे। इसमें पहला चरण 19 अप्रैल को बस्तर में हुई है। आमने सामने आप देखिए, बृजमोहन अग्रवाल और विकास उपाध्याय रायपुर लोकसभा सीट से आमने सामने होंगे। बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट, क्योंकि बड़े दिग्गज यहां पर है और हमेशा से ये बीजेपी की सीट मानी जाती रही। रमेश बैस लगातार यहां से सांसद रहे हैं। तो रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल और विकास उपाध्याय आमने सामने होंगे। राजनांदगांव से एक बड़ा चेहरा एक बार फिर, भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री, संतोष पांडे पहले भी सांसद रहे, इनके सामने होंगे। और ये भी काफी हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि भूपेश बघेल राजनांदगांव से यहां पर लोकसभा के प्रत्याशी होंगे। और दूसरे चरण में चूंकि यहां पर वोटिंग होगी, साथ ही जांजगीर चांपा सीट, जहां से डॉक्टर शिव कुमार डहरिया कांग्रेस की तरफ से मैदान में है, पूर्व मंत्री हैं, इनके सामने कमलेश जांगड़े की चुनौती भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगी। जांजगीर चांपा सीट पर तीसरे फेज में वोटिंग होगी। तो छत्तीसगढ़ का महासंग्राम हम एक एक करके आपको बता रहे हैं। कांटे की टक्कर कहां पर होगी। दुर्ग एक और हाई प्रोफाइल सीट, क्योंकि यहां से सांसद विजय बघेल, जो पिछले बार विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल के सामने थे, लेकिन इस बार यहां पर मुकाबला हो रहा है उनका राजेंद्र साहू के साथ। तो विजय बघेल
जो सीटें रिपीट हुई थी बीजेपी की, उनमें से एक थे महासमुंद की सीट, हाई प्रोफाइल सीट, क्योंकि बीजेपी की जो पूर्व विधायक हैं, संसदीय सचिव थी रूप कुमारी चौधरी, उन्हें मौका मिला है और कांग्रेस सरकार में गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके ताम्रध्वज साहू को एक बार महासमुंद सीट पर उतारा गया है। साहू वोटर्स, ओबीसी वोटर्स इस सीट पर खासे दखल उनका माना जाता है, इसीलिए ताम्रध्वज साहू को महासमुंद की सीट से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। बिल्कुल। और अब मध्य प्रदेश की बात भी कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में वोटिंग होने जा रही है। पहला चरण की जो वोटिंग है वो 19 अप्रैल को होगी और यहां पर आमने सामने की स्थिति क्या बन रही है वो आपको बताते हैं, क्योंकि बीजेपी ने सभी 29 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और कांग्रेस ने पहले जो यहां पर सूची आई थी, दूसरी सूची में कुल 10 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया था। फूल सिंह बरैया यहां पर भिंड से मैदान में कांग्रेस ने उतारे हैं और वर्तमान में विधायक भी हैं। संध्या राय की चुनौती इनके सामने भिंड सीट पर होगी। और फिर सतना की बात कर लेते हैं। गणेश सिंह अभी विधानसभा का चुनाव हार के आए हैं, लेकिन इसके पहले 19 में जीते थे, लेकिन सीट बदल गई। देखिए, राजेश मिश्रा सीधी से कमलेश्वर पटेल, ये पूर्व में मंत्री रहे हैं, ये राजेश मिश्रा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, ये सीधी से। हालांकि सीधे से बीजेपी को एक झटका भी लगा है। मंडला में फग्गन सिंह कुलस्ते और ओमकार मरकाम के बीच टक्कर है। बिल्कुल, फग्गन सिंह कुलस्ते विधानसभा चुनाव हारे हैं, लेकिन इस बार अब इस चुनाव के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे महेंद्र सिंह सोलंकी और राजेंद्र मालवीय देवास। बलई समाज यहाँ पर काफी प्रतिनिधित्व में माना जाता है और दोनों ही ये जो है वो बलई समाज से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए देवास मां चामुंडा की ये नगरी है और देखना वाली बात होगी कि इस बार मां चामुंडा और तुलजा भवानी का आशीर्वाद किससे मिलता है। राजेंद्र मालवीय वर्सेस महेंद्र सिंह सोलंकी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। महेंद्र सिंह सोलंकी पर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है, इसलिए मध्य प्रदेश की महाभारत देवास में काफी दिलचस्प हो जाती है। अब खरगोन से गजेंद्र पटेल और पोरलाल खरते के बीच यहां पर मुकाबला है। देखिए, सीटें जल्दी जल्दी बदल रही हैं। दुर्गादास उइके बैतूल से हैं बीजेपी की तरफ से, तो रामू टेकाम ये दूसरे कैंडिडेट हैं जिन्हें रिपीट किया गया है कांग्रेस की तरफ से। टीकमगढ़ से वीरेंद्र कटिक और पंकज अहिरवार को मौका दिया गया है। और अब आपको बिहार लेकर चलते हैं। बिहार में 7 चरण में चुनाव होंगे। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल से शुरू होगा। यहां कुल लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2019 में 7 चरण में चुनाव हुए थे। यहां जेडीयू को 16 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट यानी किशनगंज सीट पर सफलता मिली थी। वहीं भाजपा ने 17 सीटों पर परचम लहराया था, जबकि लोजपा को 6 सीटें मिली थी। अब आप झारखंड की बात कर लेते हैं। सटी हुई सीट है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के लिए 4 चरणों में चुनाव होगा। यहां पहले फेज की वोटिंग 13 मई को होगी। 2019 में भाजपा को 11 सीटें मिली थी आजसू, और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीटों पर ही जीत मिली थी। और अब आपको पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं। पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में मतदान होंगे। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 2024 के पहले 2019 के नतीजों पर। तो पश्चिम बंगाल में 2019 में 42 सीटों पर 7 चरणों में मतदान हुए थे। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ टीएमसी ने 22 लोकसभा सीटें जीती थी, जबकि भाजपा को 18 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। 2014 में टीएमसी ने 34 लोकसभा सीटें जीती थी। 2019 में 6 टीएमसी की सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। इससे साफ होता है कि ममता दीदी के गढ़ में बीजेपी को इस बार ज्यादा सीटें मिल सकती है। संदेश खाली के बाद जिस तरह से यहां पर भाजपा ने मोर्चा संभाला है, उससे यह लग रहा है कि शायद इस बार बीजेपी यहां पर कुछ खेला कर सके। देखना होगा कि इस बार यहां बीजेपी को कितनी सीटें मिलती है। बात करें ओडिशा की, तो यहां 13 मई और 20 मई को विधानसभा चुनाव होंगे। 2 चरणों में यहां पर चुनाव होने हैं। इधर ओडिशा में लोकसभा की 21 में से 12 सीटों पर बीजेडी यानी बीजू जनता दल का कब्जा है और हाल ही में बीजेपी ने उनके साथ यहां पर एक करार किया है। यहां 2019 में बीजेपी को कुल 8 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ 1 सीट पर परचम लहराया था। पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं। यहां पर 8 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा में पहले चरण में चुनाव होंगे। 19 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी। 8 राज्यों में कुल 25 सीट हैं और आपको ये भी बताते हैं कि इसके नतीजे क्या रहे हैं। 2019 के नतीजे पर अगर नजर डालें तो अरुणाचल प्रदेश में 2 सीट, बीजेपी को भी 2 सीट और कांग्रेस को कोई भी सीट नहीं मिली थी। इसके अलावा असम की बात करते हैं तो असम में
14 सीट है कुल, और इसमें बीजेपी को 9, कांग्रेस को 3 और अन्य को 2 सीटें मिली हैं। मणिपुर में 2 सीट है, जबकि बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 2, एनपीएफ को 1 सीट मिली है। और इसके अलावा मेघालय में 2 सीट है और बीजेपी को 1 भी नहीं, कांग्रेस को 1 और एनसीपी को 1 मिली है। मिजोरम में 1 सीट है, जहां पर एमएनएफ को 1 मिली है, बीजेपी कांग्रेस को कोई सीट नहीं। नागालैंड को 1, जहां पर 1 सीट है, यहां पर एनडीपीपी को 1 सीट मिली है, बीजेपी कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली। सिक्किम में 1 सीट है, यहां पर एसकेएम को 1 और बीजेपी कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ। त्रिपुरा में 2 सीट है, तो यहां पर बीजेपी को 2 सीट मिली है, कांग्रेस को 1 भी नहीं मिली है। इधर दिव्यांग वोटर्स के लिए भी चुनाव आयोग ने नई व्यवस्था की है और ये कहा है कि जिस तरह से हर बूथ पर खासतौर पर व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि दिव्यांग वोटर्स जाकर आराम से अपना वोट कास्ट कर सकें। क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, एक बार सुनिए जरा। फ्रेंड्स, जब हम वोटर्स को अपने बूथ पे बुला रहे हैं तो हमारी ये भी ड्यूटी बनती है कि हम अपने बूथ को बहुत अच्छे से उनके लिए तैयार करके रखें। कैसे तैयार करें? हर बूथ पे पीने का पानी होगा, टॉयलेट होगा, मेल एंड फीमेल अलग, साइनेज होगा, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए रैंप होगा, एक व्हील चेयर होगी, हेल्प डेस्क होगी, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर होगा और शेड भी होगा, सफिशिएंट लाइट भी होगी। उत्तर भारत का रुख करते हैं, जहां पर 9 राज्य है और ऐसा माना जाता है कि उत्तर भारत के राज्यों से होकर ही दिल्ली की गद्दी तक कोई पार्टी पहुंचती है। लोकसभा की कुल 127 वहां पर सीटें हैं। उत्तर भारत की बात करें राज्यों की तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख शामिल है। तो चलिए विस्तार से क्या इनके नतीजे 2019 में रहे हैं, कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पास है, ग्राफिक्स के जरिए हमको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की ग्राफिक्स देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में 62 सीटें जीती थी, कांग्रेस के पास केवल रायबरेली की सीट रही थी। पंजाब की 13 सीटों में से बीजेपी के पास 3 है, कांग्रेस के पास 8 है, जबकि आम आदमी पार्टी के पास 1 और शिरोमणि अकाली दल के पास 2 सीटें हैं। हरियाणा के नतीजे आपके सामने 2019 के, बीजेपी के पास 10 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 0 सीटें हैं। कोई भी सीट हरियाणा में कांग्रेस नहीं जीत पाई थी। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों में बीजेपी सभी 4 सीटें 2019 में जीत गई थी, कांग्रेस के खाते में 0 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में। हालांकि इस बार सरकार कांग्रेस की है, लेकिन जम्मू कश्मीर की 6 सीटों पर भी इस बार चुनाव होंगे। बीजेपी के पास 3 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 1, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 3 सीटें वहां पर है। दिल्ली की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले बार परचम लहराया था, कांग्रेस 0 सीटों के साथ संतोष करना पड़ा था। हालांकि इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समझौता दिल्ली राज्य में हुआ है। उत्तराखंड की 5 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर क्लीन स्वीप करा था उन्होंने 2019 में, और उत्तर प्रदेश की सीटें जहां भारतीय जनता पार्टी 62 सीटें जीती हैं और कांग्रेस के पास केवल 1 रायबरेली की सीट है। चलिए आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों बेहद दिलचस्प हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के हम आपको 2019 के नतीजे बता रहे हैं, पश्चिम भारत की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान की 25 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी ने 25 सीटों पर परचम लहराया, कांग्रेस का वहां पर सुपड़ा साफ हो गया था। राजस्थान की 25 सीटों की बात कर रहे हैं तो 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते पर गई थी, लेकिन कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ। देखने वाली बात होगी कि इस बार क्या कांग्रेस यहां पर कुछ सीट जीत पाती है या नहीं। महाराष्ट्र 48 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 23 सीट पर, शिवसेना 18, कांग्रेस 1 और एनसीपी 4 और 2। यह बहुत दिलचस्प इस बार होने वाला है कि इस बार यहां पर जनता किसके साथ जाती है। गोवा 2 सीट बीजेपी पर, बीजेपी को 1 सीट मिली और कांग्रेस को भी 1 सीट मिली। 2019 के नतीजे हम आपको बता रहे हैं, काफी बैलेंस्ड गोवा के यहां पर वासी रहे हैं। इस बार किसकी तरफ रुख करते हैं, देखने वाली दिलचस्पी होगी वो। और गुजरात की 26 सीटें बीजेपी को मिली है। बिल्कुल 26 यहां पर, जैसा कि हितेश जी भी बता रहे थे, गुजरात की 26 में से ये सबसे मजबूत गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, और दूसरा मजबूत गढ़ उत्तर प्रदेश हो गया है इन दिनों। इधर राजस्थान में 25 में से 25 का ट्रेंड यहां पे भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन सबसे दिलचस्प, जैसा कि आकांक्षा पांडे भी बता रही थी, कि महाराष्ट्र में आप देखिए शिवसेना 2 धड़ों में बट गई है, एनसीपी 2 धड़ों में बट गई है। इसके बाद ये इलेक्शन होने जा रहा है।
चलिए आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, क्योंकि दिल्ली की गद्दी पर जो बैठता है उसे उत्तर प्रदेश से होकर गुजरना पड़ता है। सभी 7 चरणों पर यहां पर चुनाव होने उत्तर प्रदेश में, और 2019 के आंकड़े हम आपको बताते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें हैं और बीजेपी के पास सबसे ज्यादा 62 सीटें 2019 में उसने हासिल की थी। जब समाजवादी पार्टी और बसपा ने तब गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था। समाजवादी पार्टी के पास 5 लोकसभा सीटें हैं, बसपा के पास 10 सीटें हैं और कांग्रेस के पास महज 1 रायबरेली की सीट बची है। अमेठी का सीट वो हार चुके थे। बात करें उत्तराखंड की तो राज्य में पहले चरण में मतदान होना है। वहीं उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। तो चलिए अब आपको पंजाब लेके चलते हैं। पंजाब में एक चरण में 1 जून को वोटिंग होगी। एक नजर 2019 के नतीजों पर आपको बता देते हैं। देखिए पंजाब में कुल आपको 13 सीटें हैं, बीजेपी के पास 2 है, कांग्रेस यहां से जरूर 8 सीटें हासिल की थी। शिरोमणि अकाली दल जो कि कभी बीजेपी के साथ हुआ करती थी वो यहां से 2 सीट, और आम आदमी पार्टी जिसकी वहां पर भारी मतों से इस बार सरकार बनी वो 1 लोकसभा सीट जीत पाई थी। वहीं दिल्ली की स्थिति में 25 मई को एक ही चरण में वोटिंग होगी। यहां दिल्ली में 7 सीट है और पिछले 2 चुनावों से अगर आप देखेंगे तो 7 में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ही जीतती आ रही है। लेकिन हालात इस बार थोड़े बदले इसलिए हैं क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो कभी धुर विरोधी हुआ करते थे वो एक साथ एक मंच पर आने के लिए तैयार हो गए हैं। चलिए इससे आपके बीच में हरियाणा भी आपको ले चलते हैं। हरियाणा में कुल जो सीटें हैं उसमें 25 मई को लोकसभा का चुनाव एक ही फेज में होगा और जिसके नतीजे 4 जून को घोषित होंगे। हरियाणा में कुल 10 सीटें हैं लोकसभा की और फिलहाल वर्तमान में 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास में हैं। और बात हिमाचल प्रदेश की करते हैं जहां पर एक ही चरण में मतदान होने, यहां पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे। एक नज़र 2019 के नतीजों पर डालें तो हिमाचल प्रदेश में 4 सीट हैं और चारों सीटों पर बीजेपी काबिज है, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, 5 लोकसभा सीटों पर 5 चरण में चुनाव होने। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। जम्मू कश्मीर में 6 सीट है और जिसमें बीजेपी के पास 3 सीटें हैं और अन्य के पास 3 है। कांग्रेस को एक भी सीट यहां नहीं मिली। और अब बात करते हैं उत्तर भारत की। उत्तर भारत के तहत 9 राज्य आते हैं और कुल 127 सीट। 9 राज्य कौन से हैं ये आपको बता दें। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख। उत्तराखंड में 5 सीट और उत्तराखंड की 5 सीट इस वक्त बीजेपी के पास है। कांग्रेस का यहां पर खाता भी नहीं खुल पाया था। उत्तर प्रदेश 80 सीट की बात की जाए तो बीजेपी के पास इस बार 62 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 1 है, सपा के पास 5, बसपा के पास 10 और अन्य के पास 2 है। इस बार 80 सीटों में से किसके पास कितनी सीटें जाती है ये बताते हैं। पंजाब के पास 13 सीटें हैं, बीजेपी के पास 2 है, कांग्रेस के पास 8, शिरोमणि अकाली दल के पास 2। हरियाणा में 10 सीट है, 10 की 10 सीटें बीजेपी के पास है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ। तो उत्तर भारत में कुल 127 सीटें हैं जिसका बकायदा हमने राज्यवार आपको बताया। जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है, बीजेपी के पास 3, कांग्रेस के पास 1, एनसीपी के पास यहां पर 3 लोकसभा की सीटें हैं। इधर दिल्ली में 7 में से 7 बीजेपी के पास और कांग्रेस के पास। ये उत्तर भारत है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर भारत की जो सीटें हैं उन्हें हमने अलग कर लिया है बकायदा। उत्तराखंड में बीजेपी के पास 5 और कांग्रेस के पास यहां पर 0, यानी इनका कोई भी सांसद जीतकर नहीं पहुंचा। अब उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य जहां पर 80 लोकसभा की सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास 62। ये अब इन दिनों बीजेपी का गढ़ भी हो गया है। अब चलते हैं पश्चिम भारत, यानी पश्चिम भारत की स्थिति क्या है। 102 सीटें हैं, राजस्थान में 25 की 25 लोकसभा सीटें जीतकर बीजेपी ने बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया था। महाराष्ट्र 48 यानी 48 सीटें, बीजेपी 23, शिवसेना 18 एक साथ मिलकर लड़े थे, लेकिन हालात अब बहुत बदल गए हैं। अब गोवा की 2 सीट, एक पर बीजेपी और एक पर कांग्रेस का सांसद जीतकर लोकसभा
पहुंचा था। पश्चिम भारत में यानी कुल 102 सीटें हैं और ये 2019 के नतीजे हैं। पश्चिम भारत में गुजरात भी आता है। गुजरात की 26 में से 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जीत दर्ज की थी। इन सब के बीच चुनाव की तारीखों की ऐलान हो जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है और यह लिखा है कि बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। 140 करोड़ परिवारजनों का आशीर्वाद हमें मिलने जा रहा है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाने के बाद एक्स पर पोस्ट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिन्होंने इस बार 400 पार का नारा दे रखा है और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का शुभारंभ हो गया है। चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। बीजेपी एनडीए इन चुनाव में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और उन्होंने एक बात ये कही है, गौर करने वाली ये बात ये है कि हम अपने जनसेवा और सुशासन यानी अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर जनता जनार्दन के बीच जाएंगे। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। उन्होंने ये भी कहा 96 करोड़ से अधिक मतदाताओं का भरपूर समर्थन मिलेगा। चलिए, इन सब के बीच में रिएक्शंस लगातार हमारे पास में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पोस्ट पर अपनी बात लिखी और ये कहा कि बीजेपी तैयार है। अब छत्तीसगढ़ में भी चूंकि 3 चरणों में चुनाव होने हैं, तो छत्तीसगढ़ के इन 3 चरणों के चुनाव के ऐलान के बाद में क्या रिएक्शन छत्तीसगढ़ के नेताओं के आ रहे हैं, ये भी आपको सुनाते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बहुमत के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। छत्तीसगढ़ की 11 सीटें हम जीत कर आएंगे। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीटें जनता भारतीय जनता पार्टी की झोली में, नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेगी। इतने सारे लोग वोट देने के लिए उत्साहित हैं कि इस बार आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी का 11 सीटें तो आएंगी, लेकिन प्रदेश में अभी तक का जो मत पड़े हैं वो सर्वाधिक मत का प्रतिशत होगा और एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। तो महाराष्ट्र में 5 चरणों में मतदान होंगे, जिसकी शुरुआत 26 अप्रैल से होगी। एक नजर 2019 के नतीजों पर। महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं। 2019 में हुए चुनाव में बीजेपी शिवसेना का गठबंधन एक साथ वहां पर उतरा था और 48 में से 41 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन ने जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को 1 और एनसीपी को 4 सीटें मिली थी, जबकि 2 सीटों पर अन्य का कब्जा था। 1 सीटें एआईएमआईएम ने और 1 सीटें निर्दलीय प्रत्याशी ने जीती थी। और बिल्कुल इस बार देखिए महाराष्ट्र में अब गठबंधन जो हो रहा है एनडीए की तरफ से, वो गठबंधन भी चुनौती बना हुआ है कि किसको कितनी सीटें देनी है, चूंकि एनसीपी, शिवसेना का शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी मिलकर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पर भी सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत अभी चल रही है। चलिए, महाराष्ट्र के बाद गोवा लिए चलते हैं। गोवा में तीसरे चरण में यानी कि 7 मई को वोटिंग होगी और एक नजर हम डाल रहे हैं 2019 के नतीजों पर। गोवा में सिर्फ 2 लोकसभा सीटें हैं। 2019 में यहां बीजेपी और कांग्रेस को 1-1 सीट मिली। वहीं दादरा एवं नगर हवेली में बीजेपी और कांग्रेस का दबदबा है, लेकिन यहां निर्दलीय की जीत होती है। तो इसी के साथ फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में इतना है, लेकिन आगे भी खबरें और अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल हम पांचों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।